वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आपके। सुबह की बज रही हैं इस समय करीब करीब 5:30 के आसपास। और इस समय बहुत ही अच्छा माहौल होता है, सब तरफ शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। तो रिकॉर्डिंग करने में एक अलग ही मजा आता है, आपको टीच करने में मजा आता है। तो सैलरी हम लोग खत्म कर चुके हैं, आपको पता ही है, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था ये सैलरी की लास्ट क्लास है, लेकिन दिल नहीं मानता है। एक दो छोटे से टॉपिक में आपको और टीच करता हूं सैलरी के, क्योंकि कहीं से भी कभी आजकल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो टॉपिक का नाम है ग्रेड सिस्टम एंड पे स्केल। इसको इस तरीके से समझो, कई बार अगर कभी आपने देखा होगा, आपने गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के फॉर्म्स जो लिखे होते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए, एसएससी के लिए, या कभी स्टेशनरी की शॉप पे गए होगे, कभी भी आपने किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म देखा होगा, तो उसमें जो सैलरी लिखी होती है वो लिखी होती है पे स्केल के नाम से, पे स्केल। और पे स्केल कुछ इस तरीके से लिखा होता है, सपोज करते हैं 10,000, 500, 12,000, 1,000, 16,000। इसको हिंदी में कहते हैं वेतनमान। वेतन का मतलब सैलरी हो गया और मान का मतलब स्केल हो गया। पे स्केल अगर आपने कभी नहीं देखा है तो अब जाके देखना, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाना, वहां कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म्स होंगे, तो वहां जो लिखा होगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो पे स्केल के नाम से दे रखा होगा, और इस तरीके से आपको सैलरी दे रखी होगी जिस तरीके से मैंने यहां पे बताई है आपके लिए। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 नवंबर 2017, तो अगर आपकी ये वाली डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपके लिए। जिस डेट पे आपने ज्वाइन किया होगा 1 नवंबर 2017, 31 अक्टूबर 2018, 12 महीने के लिए आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 10,000 रुपीज पर मंथ। और ठीक नेक्स्ट ईयर इसी डेट पे, कौन सी डेट पे? 1 नवंबर, बस ईयर चेंज हो गया होगा 2018 से। फिर अगले 12 मंथ्स के लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी आपके लिए 500 रुपए बढ़ा के, दैट इज 10,500 रुपीज पर मंथ। फिर ठीक 12 मंथ्स के बाद 1 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2020 तक आपको सैलरी मिलेगी 11,000 रुपीज पर मंथ। आपकी सैलरी 500 रुपए से और बढ़ा दी जाएगी। तो जो दो बड़ी फिगर के बीच में एक छोटी सी फिगर लिखी हुई है, इसको कहते हैं एनुअल इंक्रीमेंट। एक साल के बाद आपका सैलरी इतने से बढ़ती चली जाएगी। और एक ध्यान से बात सुनना, जो इंक्रीमेंट होगा वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पे नहीं होगा, वो कैलेंडर ईयर के बेस पे नहीं होगा। जिस डेट पे ज्वाइन किया होगा ठीक 12 महीने के बाद उसी डेट पे आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो सबसे पहले 10,000, फिर 500 से इंक्रीज करती है 10,500, फिर 500 से और इंक्रीज करती है 11,000। इसके बाद 1 नवंबर 2020 को फिर नेक्स्ट आपके 12 मंथ्स के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक सैलरी हो जाएगी 11,500 पर मंथ। फिर 1 नवंबर 2021 से लेके नेक्स्ट 12 मंथ्स तक 31 अक्टूबर 2020 तक आपको सैलरी मिलेगी 12,000 रुपीज पर मंथ। और देखो ये वो पड़ाव आ गया जो सेकंड वाला लिखा हुआ था, ये वाला 12,000। ठीक है सर अब इसके बाद क्या कहानी होगी? अब 12,000 जब आपकी सैलरी पहुंच जाएगी तो ठीक 12 मंथ्स के बाद 1 नवंबर 2022 से लेके नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए जो आपकी सैलरी होगी, अब वो 1,000 रुपए से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आपकी सैलरी हो जाएगी 13,000 पर मंथ। अब सर समझ में आ गया? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि दो बड़ी फिगर के बीच में जो छोटी फिगर है वो एनुअल इंक्रीमेंट है। पहले आपकी सैलरी 500 करके एनुअली इंक्रीज होगी, लेकिन यहां एनुअल का मतलब ना तो फाइनेंशियल ईयर है ना कैलेंडर ईयर है। जिस डेट पे भी आपने ज्वाइन किया होगा वहां से 12 महीने की साइकिल चलाओ, उस पीरियड में आपको 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी। और ठीक 12 महीने के बाद 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा, फिर ठीक 12 महीने के बाद 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा, और इस तरीके से एक बार आपकी सैलरी 12,000 रुपए पहुंच गई।
अब आपकी सैलरी 12,000 रुपए पहुंच गई, तो अब जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो 1,000 रुपए के हिसाब से होगा, और जब तक आपकी सैलरी 16,000 रुपए नहीं पहुंच जाती है, आपकी सैलरी हर साल 1,000 रुपए के हिसाब से बढ़ती रहेगी। इसको कहा जाता है बेटा पे स्केल। पे स्केल भी कहा जाता है, इसको ग्रेड सिस्टम भी कहा जाता है। दोनों इसके नाम हैं, या तो बोलो पे स्केल या बोलो ग्रेड सिस्टम। तो सर अब हम अपनी सैलरी कैसे निकालेंगे? देखो, हमारा प्रीवियस ईयर डिसाइड है, ये हमने पहली क्लास में डिसाइड कर लिया था कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021। हमें असेसमेंट ईयर का मतलब नहीं है, असेसमेंट ईयर तो कंप्यूट करेंगे, अभी हम 19-20 की इनकम निकाल रहे हैं। प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स निकालते हैं 2021 में। तो 19-20 का मतलब ये होता है 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके और किस डेट तक? 31 मार्च 2020 तक। सर हमें तो इस सैलरी पर टैक्स निकालना है, तो ठीक है, आपके पास पूरी सैलरी का एक ग्रेड दे रखा है, इसमें आप ढूंढ लो कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो सर देख लेते हैं कितनी सैलरी मिलेगी। अप्रैल 19 जब शुरू हुआ होगा तो इस वाले में आया होगा। 17 से 18 इसमें तो नहीं था, फिर 18 से 19 इसके बीच में कहीं अप्रैल होगा। तो अप्रैल 19 से लेके 31 अक्टूबर 2019 तक सैलरी चल रही थी 10,500। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 10,500 इंटू 7 प्लस। अब इसके बाद इस वाले में भी थोड़ा सा ईयर फॉल कर गया, नवंबर से लेके मार्च तक। तो नवंबर से लेके मार्च तक सैलरी होगी 11,000 रुपए, तो यहां कर देंगे 11,000 इंटू 5। 5 क्यों? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां बेसिक सैलरी लिख लो। अब इसका काम खत्म हो गया, अब आपका क्वेश्चन शुरू हो गया, क्योंकि आपको अपनी बेसिक सैलरी मिल गई। तो सर ये कितना आएगा? ये खुद भी निकाल सकते हो, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। 10,500 और इंटू 7 कर दिया मैंने, ये तो 73,500 हो गया, और ये 55,000 हो ही गया। इसमें 55,000 रुपए को ऐड कर देते हैं, ये हो गया 1,28,500। अब आपको अपनी बेसिक सैलरी मिल गई। अब जैसे क्वेश्चन करना सिखाया वैसे क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। सर समझ में आ गया? तो जब भी आपको ग्रेड सिस्टम दे रखा होगा तो पहले आप ग्रेड के हिसाब से लिख लेना कि कितनी सैलरी इंक्रीज कर रही है। बस इस बात का ध्यान रखना, कम से कम 19-20 ईयर को कवर कर लेना। अप्रैल 19 से लेकर मार्च 2020 तक का पीरियड कवर कर लेना, उसके बाद आप आगे मत लिखना। अब ढूंढना, जब अप्रैल 19 शुरू हुआ तो सैलरी कितनी चल रही होगी। इस वाले एग्जाम्पल में नवंबर 18 से लेके अक्टूबर 19 तक सैलरी 10,500 थी। इसका मतलब अप्रैल 19 आया होगा तो सैलरी चल रही होगी 10,500। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक उसको मिला होगा 10,500, और अगले साल नहीं, अक्टूबर के बाद नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब उसको कितना मिला होगा? 11,000। हमने अपने रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की सैलरी निकाल ली 1,28,500। अब हमारा ग्रेड का काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन को जैसे करते हैं वैसे करना शुरू करते हैं। क्या समझ में आया जो मैंने आपको यहां पे पढ़ाया? लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात और बताता हूं। वो बात जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक मुझे खुशी नहीं होगी कि मैंने एक अच्छी चीज आपके लिए टीच करी। मैंने यहां पे लिखा केस 1। कई बार क्वेश्चन के एंड में लिखा होगा सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। और कई बार लिखा होगा सैलरी becomes due on the first day of next month। पहले वाले केस में लिखा लास्ट मंथ ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, और दूसरे वाले में लिखा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब आप सेक्शन 15 को याद करो। मैंने बताया था सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द ड्यू बेसिस, सैलरी बिकम्स टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर अर्लियर। ड्यू और रिसीट में जो पहले हो जाएगा उस पर सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। अब कोई कंपनी कहती है कि हम सैलरी को ड्यू कर देंगे महीने की आखिरी डेट पे, लेकिन देंगे अगले महीने की 7 तारीख को। मतलब अप्रैल की सैलरी ड्यू तो हो जाएगी 30 अप्रैल को,
लेकिन हम आपको देंगे उसके लिए 7 मई के लिए। मई की सैलरी ड्यू हो जाएगी 31 मई को, लेकिन हम देंगे आपके लिए जून में 7 जून को। जून की सैलरी ड्यू हो जाएगी 30 जून के लिए, लेकिन हम आपको देंगे 7 जुलाई को। तो अप्रैल की सैलरी ड्यू तो अप्रैल में हो रही है और रिसीव मई में हो रही है। तो अप्रैल की सैलरी टैक्सेबल अप्रैल के मंथ में होनी चाहिए, मई के मंथ में होनी चाहिए। सेक्शन 15 जो बेसिस ऑफ चार्जेस बताया था, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर अर्लियर, तो अप्रैल की सैलरी अप्रैल में टैक्सेबल होगी। मई की सैलरी ड्यू तो हो रही है 31 मई को और आपकी रिसीव हो रही है जून में, तो मई की सैलरी मई के मंथ में टैक्सेबल हो, जून के मंथ में टैक्सेबल हो, विच एवर अर्लियर, तो मई की सैलरी पे मई में ही टैक्स पे करना चाहिए। इसी तरीके से जून की सैलरी ड्यू हो जाएगी 30 जून को और रिसीव होगी 7 जुलाई को, तो जून की सैलरी जून के मंथ में टैक्सेबल हो या जुलाई में टैक्सेबल हो, विच एवर अर्लियर, अर्लियर हो गया ड्यू और ड्यू जून के महीने में हो गया था। तो हमें पता चल गया कि अगर पहला वाला केस है केस 1, सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो जिस मंथ में सैलरी ड्यू हो रही है उसी मंथ के हिसाब से टैक्सेबिलिटी भी डिसाइड हो रही है। तो हम सैलरी अप्रैल से लेकर निकालेंगे मार्च की, जो अभी अभी मैंने आपको केस करवाया वो ये वाला केस। लेकिन अभी आपको मेरी बात एग्जैक्टली समझ में आ नहीं रही है, मैं कहना क्या चाहता हूं। वो समझ में तभी आएगी जब मैं दूसरी बात बताऊंगा। कुछ कंपनीज अपने टर्म्स कंडीशंस में लिखती हैं सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, वो दूसरा वाला केस लिखती है। तो इस केस में जो अप्रैल की सैलरी होगी वो अप्रैल के आखिर में ड्यू नहीं होगी 30 अप्रैल को, वो 1 मई को ड्यू होगी और फिर 7 मई को मिलेगी। अब ड्यू भी मई में हो रही है और रिसीव भी मई में हो रही है, अर्लियर भी मई में फॉल कर गया, तो अप्रैल की सैलरी जो टैक्सेबल होगी वो अप्रैल में टैक्सेबल नहीं होगी, वो मई में टैक्सेबल होगी। मतलब कंपनी कहती है जो अप्रैल की आपकी सैलरी थी 19 की, वो ड्यू कब होगी, वो ड्यू होगी 1 मई को, और रिसीव्ड कब होगी बाय द असेसी, 7 मई को। अब ड्यू और रिसीव विच एवर अर्लियर, अर्लियर क्या हो गया ड्यू, तो अप्रैल की सैलरी अप्रैल में टैक्सेबल नहीं हो रही है, वो किस मंथ में टैक्सेबल हो रही है, मई में टैक्सेबल हो रही है। सर इंपैक्ट क्या पड़ेगा मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले ये वाली बात सुनो जो बता रहा हूं। मई की सैलरी ड्यू कब होगी, अब वो कहते हैं 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, वो 1 जून को होगी। और रिसीव कब होगी, रिसीव होगी 7 जून 2019 के लिए। अर्लियर क्या हो गया जून, तो मई की सैलरी मई में टैक्सेबल नहीं होगी, जून में टैक्सेबल होगी। तो जब हम कहते हैं सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, पहला वाला केस, तो अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो रही है, मई की मई में ड्यू हो रही है, जून की जून में ड्यू हो रही है, अप्रैल से लेकर मार्च की सैलरी लेंगे। लेकिन कंपनी अगर लिख देती है सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो अप्रैल की सैलरी टैक्सेबल हो रही है मई में, मई की सैलरी टैक्सेबल हो रही है जून में, जून की सैलरी टैक्सेबल हो रही है जुलाई में, तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट ये पड़ेगा जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो मैंने यहां पे लिखा। अब जो फेब 19 की सैलरी होगी, फेब 19 की, वो किस मार्च 19 की जो सैलरी होगी, सर मार्च 19 तो आपने सर हमसे पहले वाला मंथ ले लिया, हमारा तो अप्रैल से शुरू होगा, यही तो कह रहा हूं। मार्च 19 को जो सैलरी होगी वो किस ईयर में टैक्स, किस मंथ में टैक्सेबल होगी, वो अप्रैल 19 में टैक्सेबल होगी। देखो अप्रैल वाली जब मई 19 में हो रही है, तो मार्च वाली कब होगी, अप्रैल में। तो मार्च 19 की जो सैलरी होगी वो कब टैक्सेबल होगी, अप्रैल 19 में। ड्यू भी अप्रैल में होगी और रिसीव भी अप्रैल में होगी। सर अप्रैल 19 की सैलरी कहां पर ड्यू होगी, टैक्सेबल होगी, वो मई 19 में टैक्सेबल होगी। सर मई 19 की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, वो जून 19 में टैक्सेबल होगी। सर जून 19 की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, वो जुलाई 19 में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ड्यू भी जुलाई में, रिसीव भी जुलाई में, अर्लियर भी जुलाई में, तो जून 19 की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, जुलाई 19 में टैक्सेबल होगी। इस तरीके से चलते रहो। सर नवंबर की बात करें, नवंबर 19 की ड्यू भी दिसंबर में, रिसीव भी दिसंबर में, सर वो दिसंबर 19 में टैक्सेबल होगी। सर और आगे चलते हैं सर फेब की बात कर लेते हैं, फेब 20 की, तो फेब अगले, अब वो टैक्सेबल हो जाएगी मार्च में। और सर जो हमारे ईयर का मार्च होगा वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो कब टैक्सेबल होगा, वो अप्रैल 20 में जाके टैक्सेबल होगा। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर है अप्रैल से लेके मार्च तक।
लेकिन अप्रैल से लेकर मार्च तक जो सैलरी टैक्सेबल हो रही है वो अप्रैल से मार्च की सैलरी टैक्सेबल नहीं हो रही है, वो मार्च से लेकर फेब की सैलरी टैक्सेबल हो रही है। करस्पॉन्डिंग फिगर देखो कौन सी टैक्सेबल हो रही है। हमने अपना लिख लिया प्रीवियस ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर है अप्रैल से लेकर मार्च, लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे प्रीवियस ईयर में जो इनकम टैक्सेबल हो रही है वो अप्रैल से मार्च की नहीं है, वो मार्च से लेकर फेब की सैलरी है। वो मार्च से लेकर फेब की सैलरी है। यहां तक रुक जाना चाहिए। मार्च की कहां चली गई? अप्रैल में, अप्रैल की मई में, मई वाली टैक्सेबल जून में, जून वाली टैक्सेबल जुलाई में, नवंबर वाली टैक्सेबल दिसंबर में और फेब वाली टैक्सेबल मार्च में। देखो जो हमारा अप्रैल टू मार्च है, जो हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 1920, इसमें जो सैलरी टैक्सेबल हो रही है वो टैक्सेबल मार्च से लेकर फेब की हो रही है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम बेसिक सैलरी निकालेंगे और ग्रेड सिस्टम अगर आपके लिए दे रखा है, तो अब जो हम सैलरी देखेंगे आपके लिए, वो सैलरी हम ये नहीं देखेंगे कि अप्रैल से कहां से शुरू होती है, वो हमें देखना पड़ेगा मार्च 19 से कहां से शुरू होती है। तो हमने देखा मार्च 19, इसमें फॉल कर, तो मार्च 19 से लेके अक्टूबर 19, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 महीने हो गए। तो हमने यहां पे लिखा 10,500 इंटू 8 प्लस। अब हमने देखा इसके बाद कहां से? नवंबर से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च नहीं लेंगे क्योंकि मार्च तो चला जाएगा अप्रैल के अंदर। अब 4 महीने और लेंगे, 11,000 इंटू 4, देखो 12 महीने पूरे हो गए। फर्क क्या पड़ा? पहले वाले केस में आ रहा था यहां पे 7 और यहां पे 5, लेकिन अब इस वाले केस में यहां पे आ रहा है 8, यहां पे आ रहा है 4। सर ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सी बात, वहां अप्रैल से मार्च का मतलब अप्रैल से मार्च ही था, यहां अप्रैल से मार्च का मतलब मार्च टू फेब हो गया। मार्च अप्रैल में आ गई, अप्रैल मई में चली गई, मई जून में चला गया, फेब मार्च में चला गया और हमारा मार्च हमारे हाथ से निकल गया, वो अगले साल के अप्रैल में चला गया। तो प्रीवियस ईयर 1920 में जो सैलरी टैक्सेबल होगी वो एक्चुअली में मार्च से लेकर फेब की सैलरी टैक्सेबल होगी, इसलिए थोड़ी सी फिगर्स चेंज हो गई। अब हो गया हमारा 10,500 इंटू 8 प्लस 11,000 इंटू 4। तो इसको भी निकाल के चलो मैं दिखा देता हूं, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 84,000 और ये 44 हो ही गया, दिखाई पड़ रहा है। इसमें 44,000 के लिए जोड़ दिया गया तो ये हो गया 1,28,000। तो देखो यहां सैलरी कितनी है? 1,28,500 और यहां सैलरी कितनी आती है? केवल 1,28,000। थोड़ी सैलरी कम हो गई। तो हर क्वेश्चन के एंड में अगर ग्रेड सिस्टम दे रखा होगा तो उस क्वेश्चन के एंड में दे रखा होगा सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ और फर्स्ट डे ऑफ नीच। अगर दे रखा है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ तो फिर अप्रैल से लेकर मार्च की सैलरी लेंगे, अप्रैल की सैलरी अप्रैल में टैक्सेबल होगी, मई की सैलरी मई में टैक्सेबल होगी, जून की सैलरी जून में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर लिखा हुआ है सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो अप्रैल की सैलरी मई में, मई की सैलरी जून में, जून की सैलरी जुलाई में। इसका मतलब हमारे अप्रैल टू मार्च में जो सैलरी ड्यू होकर टैक्सेबल होगी वो मार्च टू फेब की होगी। मार्च अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल मई में चला जाएगा, मई जून में चला जाएगा, फेब मार्च में आ जाएगा और जो हमारा मार्च होगा वो अगले अप्रैल में चला जाएगा, इसका मतलब वो अगले साल टैक्सेबल होगा। तो मैंने देखो यहां क्रॉस लगा दिया है, वो हमारे हाथ से निकल। क्या समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। अब क्वेश्चन जैसा करते हो वैसा करो, इसमें डीए ऐड करो, बेसिक सैलरी ऐड करो। बस बेसिक सैलरी निकालने के लिए इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों के एंड में कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट का मतलब अप्रैल टू मार्च हो जाएगा और दूसरे स्टेटमेंट का मतलब मार्च टू फेब हो जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। Mr. Kabir, an employee of Tata Motors, has joined the service on 1st November 2017. Pay scale to 22,500, 23,500, 1,000, 26,500। इस तरीके से क्वेश्चन है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी, हम ये मानते हैं बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही एजम्पशन ले लेना
कि हर मंथ के लास्ट डे पे ड्यू हो रही है। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ मतलब अप्रैल की सैलरी अप्रैल में टैक्सेबल हो रही है तो अप्रैल से लेके मार्च की लेंगे। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले तो हम निकाल लेते हैं 1 नवंबर 17, तो यहां से 31 अक्टूबर 18 तक लिखा मैंने, तो वो कितना हो जाएगा सर 22,000। उसके बाद 500 रुपए से बढ़ रही है तो 1 अक्टूबर 18 से लेके 31 नवंबर से लेके 1 नवंबर 18 से लेके 31 अक्टूबर 19 तक 22,500 पर मंथ। इसके बाद 1 नवंबर 19 से लेके 31 अक्टूबर 20 तक 23,000, और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। लेकिन हमारा काम खत्म हो गया क्योंकि हमें तो 1920 की सैलरी देखनी, तो यहां पे मैंने लिखा बेसिक सैलरी। सही है, समझ में आ गया। अब यहां लिखा बेसिक सैलरी, वो काफी ज्यादा थिक आ रहा था। अब हमें क्योंकि सैलरी बिकम्स ड्यू लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो अप्रैल से लेके मार्च की चाहिए। जब अप्रैल 19 आया होगा तो इस वाले स्लैब में होगा, तो 22,500 और इनटू अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 मंथ्स हो गए प्लस, अब नवंबर से लेके मार्च 5 महीने और हो गए, तो 23,000 इंटू 5। अब इस क्वेश्चन में जो ऊपर ग्रेड लिखा हुआ उसका काम खत्म हो गया, हमें हमारी बेसिक सैलरी मिल गई 22,500 इंटू 7, तो ये तो हो गया 1,57,500। फिर मैंने लिखा 23,000 इंटू 5 और मैंने यहां लिख दिया 1,15,000। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, 1,57,500 इसमें जोड़ दिया, तो हमारी सैलरी आ गई 2,72,500। अब बस अपग्रेड का इतना ही काम होता है, बेसिक सैलरी तक निकालना। अब डियरनेस अलाउंस दे रखा है आपके लिए 50% ऑफ बेसिक सैलरी, 50% फॉर्मिंग, तो यहां पे मैंने लिखा डियरनेस अलाउंस। जब आपकी बेसिक सैलरी 22,500 थी तो डियरनेस अलाउंस हो जाएगा 11,250 इंटू 7, और जब आपकी सैलरी 23,000 रुपए थी तो कितना हो जाएगा 11,500 इंटू 5। सर बात तो ठीक है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो जब 22,500 तो 11,250, जब 23,000 है तो उसका आधा 11,500, इसका मतलब ये हो जाएगा 136,250। 2,72,500 का हमने 200 डिवाइड कर दिया 136,250। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रखा है सर 270 पर मंथ फॉर चिल्ड्रन, टू 270 इंटू पर मंथ, पर चाइल्ड नहीं लिखा है, 270 पर मंथ पर चाइल्ड नहीं लिखा है। 3 बच्चों के लिए 270 मिलता है, तो 270 इंटू 12 कर दिया, ये आ गया 3240। सर यहां से माइनस करेंगे एग्जाम्शन। सर क्योंकि 3 बच्चों के लिए 270 मिलता है, तीनों को कंबाइंड, तो एक के हिस्से में जो आया सर एक महीने का, तो वो तो 90 आया, 270, तो 90 का एग्जाम्शन मिलेगा। मैक्सिमम 100 का मिलता है, लेकिन जब अलाउंस ही 90 रुपए का मिल रहा है तो 90 इंटू 2 इंटू 12, आई एम सॉरी ये एग्जाम्ट हो जाएगा, तो 90 इंटू 2 इंटू 12, ये कितना हो गया 2160 बेटा, तो कितना बचेगा 1080। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सर फुली टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में तभी एग्जम्पशन मिलता है जब एम्प्लॉय डिसेबल्ड होता है, डेफ एंड डम्ब होता है या ब्लाइंड होता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फुली टैक्सेबल कर देंगे, तो 18 से इंटू 12 21,600। इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस दे रखा है सर, यूनिफॉर्म अलाउंस में जितना सर हम खर्च कर देंगे उतना टैक्सेबल हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म अलाउंस दे रखा है 12,000 और यहां से माइनस कर देंगे एग्जाम्शन। और कितना खर्च किया 70%, तो 8,400 खर्च कर दिया।
तो 3600 क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। अब इसके बाद दे रखा है एचआरए 11,700 रुपए, 11,700 इंटू 12, तो अब कितना हो जाएगा 11,700 इंटू 12, और ये हो गया 1,40,400। सर यहां से निकालेंगे एग्जेम्पशन। अब यही बात तो मैं आपको टीच करना चाहता हूं कि जब एग्जम्पशन निकालोगे आप इसकी, तो आपको एग्जम्पशन पार्ट्स में निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा था एचआरए के एग्जम्पशन के लिए जो चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं उसमें कोई भी चीज चेंज होगी तो यहां तो डीए भी चेंज हो गई और बेसिक सैलरी भी चेंज हो गई। तो मैंने आपको बताया था, आप याद करो, हम दो पार्ट्स में निकालेंगे। पहले मैं लिखूंगा अप्रैल 19 से लेके और अक्टूबर 19 तक का एग्जम्पशन अलग निकाला जाएगा, फिर नवंबर 19 से लेके मार्च 20 तक का एग्जम्पशन अलग निकाला जाएगा। याद करो मैंने बताया था जब भी कोई सैलरी चेंज होगी तो सर आपने ये भी कहा था मंथली निकाल लेना, तो पहले यहां सैलरी देख लेते हैं। यहां सैलरी थी 22,500। सर डीए फॉर्मिंग आएगा और क्वेश्चन पेपर में दे रखा है 50% ऑफ बेसिक सैलरी और उसका भी 50% फॉर्मिंग है, तो 11,250 सर मिलता था, 11,250, इसका भी 50% निकाल लेते हैं सर, 5,625 आ गया सर। इसमें ऐड कर देते हैं 22,500, तो सैलरी निकल के आ गई 28,125। सर हमें तो याद ही नहीं रहता, हम तो एचआरए लमसम में निकाल देते। बच्चे यही गलती करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं जरूर करके दिखाता हूं कि अगर ग्रेड में दे रखा हो तो सैलरी चेंज हो रही है और क्या पता एचआरए का एग्जम्पशन भी चेंज हो जाए। तो पहली लिमिट सर क्या बताई थी, सर शहर देख लेते हैं। शहर दे रखा है उसके लिए कौन सा, नागपुर। तो नॉन मेट्रो दे रखा है सर, तो 40% लेंगे, 28,125 का सर 40%, तो 28,125 इंटू 0.4 कर दिया 40% के लिए 11,250। सर दूसरी लिमिट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सर वो है 11,700। और तीसरी लिमिट रेंट पेड, सर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वो 15,000 रुपए रेंट पे कर रहा है, तो 15,000 माइनस 281, तो 2812 को 13 कर देते हैं बेटा, 12 रुपए को 13 रुपए कर देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 15,000 माइनस 2813 और ये आ गया 12,187। तो इस छोटा का सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया 11,250। तो 11,250 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पहले 7 मंथ्स के लिए, तो हमने लिखा 11,250 इंटू 7 और एग्जम्पशन मिल गया 78,750। सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब बाकी 5 महीने का निकाल लेते हैं। बाकी 5 महीने का जब हम निकालेंगे तो पहले दोबारा सैलरी निकालनी पड़ेगी। मैं कलर चेंज कर लूं जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। यहां निकाल लेते हैं सैलरी। अब सैलरी यहां पे हो चुकी है 23,000 प्लस डीए। सर डीए था आपका 11,500 और उसका भी आधा फॉर्मिंग है सर, तो 11,500 को सर 50% निकाल लो सर, ये आ गया 5,750। 11,500 का आधा 5,750। क्या समझ में आया जो मैं पढ़ा रहा हूं? तो यहां सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, इसमें 23,000 ऐड कर दिया, 28,750। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल बात चल रही है। अब सर यहां पे पहली लिमिट निकालते हैं 28,750 का 40%। सर ये निकल के आया 11,500। सर दूसरी लिमिट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, वो क्वेश्चन पेपर में अभी भी सेम है 11,700। सर तीसरी लिमिट रेंट पेड, वो सर अभी भी 15,000 रुपए है, लेकिन अब माइनस करेंगे 2875। तो वो कितना हो जाएगा 2875। तो मैंने यहां पे लिखा 15,000 माइनस 2875 और ये हो गया 12,125। अब छोटा कौन सा हो गया सर, अब छोटा निकल के आ रहा है पहला अभी भी 11,500, तो 11,500। तो अब एग्जम्पशन कितनी हो जाएगी
11,500 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने होते हैं, 11,700। तो सर कितना हो जाएगा 11,500 इंटू 5 और ये हो गया 57,500। तो अब एग्जम्पशन कितनी हो जाएगी सर? एग्जम्पशन हो जाएगी 57,500 प्लस 78,750 प्लस 78,750। सर ये हो गया 1,36,000, 1,36,250। इन दोनों को ऐड करने के बाद तो हम माइनस कर देते हैं 140,400 के लिए, तो ये आ गया 4150। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? तो जब भी कोई चीज चेंज होती है एचआरए का एग्जम्पशन इन पार्ट्स में निकाला जाता है बेटा। अब इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस सर फुली टैक्सेबल होता है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दे रखा है 300 रुपए पर मंथ। सर डिडक्शन मिलता है ना, लेकिन डिडक्शन तब मिलता है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, या क्वेश्चन पेपर में टाटा मोटर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसलिए एग्जम्पशन नहीं मिले, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय मिस्टर कबीर दे रखा है, मिस्टर कबीर ने एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया हुआ है, तो यहां पे लिखा मैंने ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी सर कितनी हो जाएगी, टोटल कर लेते हैं बेटा एक बार। 272,500 प्लस 136,250 प्लस 1080 प्लस 21,600 प्लस 3,600 प्लस 4150। गलती कर दी बेटा, 272,500 प्लस 136,250 प्लस 1080 प्लस 21,600 प्लस 3,600 प्लस 4150 प्लस 3,600 और ये बेटा आ गया 4,42,780। सर यहां से दो चीजें माइनस करेंगे। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a). सर पहला 40,000 था, लेकिन आपने अपने नोट्स में साफ साफ हमें नोटिस दे दिया था कि अब ये 40 नहीं है, बढ़ा के 50 कर दिया गया है। इस साल से 50 का बेनिफिट मिलेगा। और अब यहां माइनस करेंगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स। वो किस सेक्शन में माइनस होगा, 1,200 रुपए दे रखा है, तो सर वो माइनस होता है 16 क्लॉज 3 के अंदर 1,200 रुपए। तो आप निकाल लोगे यहां पे टैक्सेबल सैलरी। जो क्वेश्चन में पूछा गया है टैक्सेबल सैलरी निकालो, तो कितनी आ जाएगी 442,780। इसमें से 50,000 रुपए माइनस कर दिया गया और माइनस कर दिया गया 1,200। आंसर बच्चे आ गए 3,91,580। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ग्रेड सिस्टम समझा दिया, दोनों एग्जाम्पल समझा दिया। अगर सैलरी लास्ट डे पे ड्यू होती है, पहले डे पे ड्यू होती है, और एक क्वेश्चन भी करके दिखा दिया मैंने आपके लिए। वैसे तो अगर सैलरी चेंज होती है तो एचआरए को 2 पार्ट्स में करते हैं, तो वो भी यहां कवर कर लिया। और हमने 7 महीने जब सैलरी सेम रही तो अलग निकाला, जब सैलरी चेंज हो गई तो एग्जम्पशन हमने दोबारा निकाला। इज दैट क्लियर? समझ में आता है? आखिरी टॉपिक, सही मायनों में आखिरी टॉपिक, इसके बाद अब कुछ भी टीच नहीं करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी शुरू करूंगा। स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। देखो उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड। पहले देख लो होते कौन है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एन एम्प्लॉय शैल बी स्पेसिफाइड इफ ही फॉल्स अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल कर गया। जिस कंपनी का एम्प्लॉय है उस कंपनी का अगर डायरेक्टर है, जिस कंपनी का एम्प्लॉय है उस कंपनी में अगर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स, नॉट बीइंग शेयर्स एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होने चाहिए। वेदर विद और विदाउट ए राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स 20% या उससे ज्यादा के होने चाहिए। 20 से कम नहीं होने चाहिए तो हम पॉजिटिवली कर लेते हैं चेंज, 20 या 20 से ज्यादा अगर शेयर्स हैं। और इनके बीच में और लगा हुआ है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एनी एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई।
या फिर उसकी सैलरी जो है नेट कैश सैलरी 50,000 रुपए को एक्सीड करती है, 50 से ज्यादा की है, अगर तो रिच माना गया है, डायरेक्टर है कंपनी का, कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या 1 साल की नेट कैश सैलरी 50,000 रुपए को एक्सीड करती है, बस इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाता हूं। जनरली मैं अवॉइड मारता हूं, क्योंकि 50,000 रुपए से ज्यादा तो सैलरी आज की डेट में हर किसी की होगी, तो हर एम्प्लॉय क्या बन गया, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन गया। वो कहते हैं 1 साल की नेट कैश सैलरी अगर 50,000 रुपए को है, सर नेट का मतलब क्या है, नेट का मतलब है आफ्टर डिडक्शंस, और कैश का मतलब क्या है, जो भी कैश में मिलता हो सब कुछ ले लो, सब कुछ, बेसिक सैलरी, डियर ऑल टाइप, यहां पे फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। अब वो पर क्रेडिट्स भी लो जो उसको ऑब्लिगेशन या रीइंबर्समेंट की फॉर्म में मिलते हैं। 3 तरीके से बताए थे, एक तो फैसिलिटी, वो तो काइंड में हो गई, ऑब्लिगेशन आपका पेमेंट बॉस ने कर दिया, कैश में हो गया, खर्चा आपने किया, बॉस ने आपको वापस किया, रीइंबर्समेंट, तो ये भी कैश में हो गया, जो कुछ भी कैश में मिल रहा है। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर रिटायरमेंट वाला साल है तो जितना भी टैक्सेबल पोर्शन निकल के आएगा, एंड ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, इसके अंदर ग्रॉस, इसके अंदर एडवांस सैलरी भी आ जाएगी, इसके अंदर एरियस ऑफ सैलरी भी आ जाएंगे, सब कुछ। बस इसके अंदर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, नॉट इंक्लूड। सर वो कैश में नहीं होता है लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा है, इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब इन सबका टोटल करोगे तो बोलोगे ग्रॉस कैश सैलरी, तीनों डिडक्शंस माइनस करोगे तो नेट कैश सैलरी। कैश का जो भी अमाउंट क्वेश्चन पेपर में दे रखा है उसको ऐड कर लो, और उसको ऐड करने के बाद अगर ये जो सैलरी निकल के आती है इट इज मोर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा है, तो वो तीसरी कंडीशन से क्या बन जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो सर निकाला क्यों जाता है, आपने तो किसी क्वेश्चन में चेक नहीं किया कि वो स्पेसिफाइड है नॉन स्पेसिफाइड है। देखो अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है, अब मैंने यहां पे लिखा स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड, केवल थ्योरेटिकली याद कर लो कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकली तो वो हर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा। जो परक्विजिट्स होते हैं वो 2 तरीके से मिल सकते हैं, एक तो फैसिलिटी की फॉर्म में, सेक्शन होता है 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3, जब भी कोई पर्क फैसिलिटी की फॉर्म में मिलता है तो ये वाला सेक्शन होता है, और या फिर मिलते हैं ऑब्लिगेशन या रीइंबर्समेंट की फॉर्म में, ये पहली क्लास में बताया था मैंने सैलरी की। कोई भी पर्क जैसे कार हो गया, अगर ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है तो फैसिलिटी, ओन्ड बाई एम्प्लॉई है खर्चा बॉस ने कर दिया, रीइंबर्समेंट। इसी तरीके से सर्वेंट, अपना सर्वेंट एम्प्लॉयर ने दे दिया, फैसिलिटी, आपने अपना सर्वेंट रखा, सैलरी बॉस ने पे कर दी, ऑब्लिगेशन, सैलरी आपने ही पे करी, आपको वापस मिल गया, रीइंबर्समेंट। ये सेक्शन बोला जाता है 17(2)(4)। तो जब भी कोई चीज फैसिलिटी की फॉर्म में मिलती है तो सेक्शन होता है 17(2)(3), और जब भी वो चीज ऑब्लिगेशन रीइंबर्समेंट की फॉर्म में मिलती है 17(2)(4) बोला जाता है। मैंने यहां पे लिखा स्पेसिफाइड, यहां की जगह यहां लिखा स्पेसिफाइड, ध्यान से सुनना। इसी तरीके से गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अगर गैस का कनेक्शन बॉस के नाम से है तो हो जाएगी फैसिलिटी, गैस का कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है और खर्चा बॉस ने कर दिया, ऑब्लिगेशन, या खर्चा एम्प्लॉय ने किया वापस मिल गया, रीइंबर्समेंट। एजुकेशन फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है उस केस को फैसिलिटी, अगर किसी और जगह एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ता है, फीस एम्प्लॉयर ने पे कर दी या एम्प्लॉय ने फीस पे करी, उसको वापस मिल गई, उसको बोलेंगे ऑब्लिगेशन या रीइंबर्समेंट। ये हमने पहली क्लास में ऑलरेडी किया था। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो कोई चीज फैसिलिटी की फॉर्म में मिले चाहे ऑब्लिगेशन, यहां भी टैक्सेबल होगी और यहां भी टैक्सेबल होगी। जो ट्रीटमेंट बताया उस ट्रीटमेंट के हिसाब से जो भी टैक्सेबल अमाउंट निकल के आएगा वो हमेशा टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो अगर उसके लिए फैसिलिटी दी जाती है तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाती है हमेशा। लेकिन जो आपके लिए ऑब्लिगेशन रीइंबर्समेंट होते हैं वो टैक्सेबल हो जाते हैं। फैसिलिटी का मतलब हो गया बॉस ने अगर अपने पास से कोई चीज दे रखी है काइंड में तो वो उसके लिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है मतलब ना तो कंपनी का डायरेक्टर है ना कंपनी के अंदर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसकी नेट कैश सैलरी भी 50,000 रुपए तक ही है, 50 को एक्सीड नहीं करती है।
तो सर जो भी फैसिलिटी की फॉर्म में मिलेगा, अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो नॉन टैक्सेबल कर देंगे। हाँ, नॉन टैक्सेबल कर देंगे। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है तो नॉन टैक्सेबल कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब फैसिलिटी की फॉर्म में जो भी चीजें मिलेंगी उनको देखना ही मत, उनको हमेशा पूरा का पूरा इग्नोर कर देना अगर नॉन स्पेसिफाइड है। तो आपने किसी क्वेश्चन में चेक क्यों नहीं किया? आप चेक करते तो नेट के सैलरी हमेशा 50 से ज्यादा ही निकल के आती। अब बेसिक सैलरी हम लोग शुरू करते हैं 20,000 रुपए पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12, एक साल की 2,40,000। जब बेसिक सैलरी 2,40,000 रुपए हो गई, इसका मतलब उसकी नेट कैश सैलरी 50 से ज्यादा की हो गई, और 50 से ज्यादा की हो गई तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन गया। स्पेसिफाइड के लिए दोनों चीजें टैक्सेबल होती हैं, आपका ये भी टैक्सेबल होता है, ये भी। तो हमने दिमाग ही नहीं लगाया कि वो नॉन स्पेसिफाइड है या नहीं। अभी भी मैं क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता हूं, आप बस याद कर लो ये एग्जाम के लिए कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, कोई सी भी एक तो स्पेसिफाइड, फिर तो क्वेश्चन हम जैसा करते हैं वैसा ही होगा। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ना तो डायरेक्टर है, ना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और नेट कैश सैलरी एक साल की अगर 50,000 रुपए उससे कम निकल के आती है, तो उस केस में अगर क्वेश्चन में उसके लिए कोई पर फैसिलिटी की फॉर्म में दे रखा है तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा, वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया आपके लिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ा दिया। जितने भी क्वेश्चन सैलरी में आए होंगे आज तक सारे आपको आते होंगे। छोटे से छोटा पॉइंट मैंने सैलरी का आपके लिए टीच कर दिया। अब ड्यूटी आपकी बनती है कि आप इनको रिवाइज करना शुरू कर दो। इस चैप्टर के एंड में मैंने बहुत सारे एमसीक्यू दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व करो। मैं एमसीक्यू के संग कभी भी आंसर इमीडिएटली नहीं दूंगा, वरना तो आप आंसर देख देख के कर लोगे। आपको आंसर 1-2 वीडियो के बाद मिलेंगे, लेकिन पहले आप उन आंसर्स को खुद एक बार कर लो कि हां सर हमने ये टिक करे हैं, फिर मेरे आंसर से मैच करना। अगर सही लगे तो खुश हो जाना, गलत हो तो अपनी गलती ढूंढना, और गलती ढूंढने के बाद भी समझ में नहीं आए तो मुझे ईमेल करना, मैं डेफिनेटली आपकी गलतियों को देखूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।